Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Today we will start with the 7th chapter of history. So please take out your book. So this chapter is about education and British rule. कि British rule के दौरान अंग्रेजों के राज के दौरान education कैसी थी. So we will start with the introduction of this chapter. हम सबको पता है कि जो ब्रिटिश हैं वो इंडिया में एक ट्रेडिंग पावर, एक बिजनेस पावर बनकर आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने हमारी पॉलिटिक्स के ऊपर अपना कंट्रोल करना, हमारे बहुत सारे इशू पे अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया. इनिशियली जो उनका इंटरेस्ट था वो सिर्फ ये था कि उन्हें अपनी पोजीशन को हमारी कंट्री में बढ़ाना था, और हमने उनकी अदर फील्ड्स पे, दूसरी जगह जहां पे अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया. लेकिन जो ब्रिटिश थे उन्होंने, उनका एक कल्चरल मिशन भी था, साथ साथ वो हमारे लोगों को ज्यादा एजुकेटेड और सिविलाइज्ड भी बनाना चाहते थे. नेक्स्ट इज एजुकेशन इन इंडिया इन द प्री कॉलोनियल टाइम्स. कॉलोनियल टाइम से पहले इंडिया में एजुकेशन कैसी थी, अंग्रेजों के आने से पहले इंडिया में एजुकेशन कैसी थी. द इंडिजिनियस सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम था जो इंडिया में एग्जिस्ट करता था, वो बहुत ज्यादा डिफरेंट था ब्रिटिश सिस्टम से जो हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ. जो बॉयज थे उन्हें घर पे पाठशाला मदरसे में पढ़ाया जाता था, लड़कियों को कोई एजुकेशन नहीं दी जाती थी. जो एजुकेशन स्टूडेंट्स थे उन्हें या तो अमीर लोग बनाते थे या फिर लोकल कम्युनिटीज बनाते थे. अर्लियर टाइम्स में जो इंस्टीट्यूशंस होते थे ये टीचर या कोई गुरु या मौलवी स्टार्ट करते थे. इन 1830 विलियम एडम जो स्कॉटिश मिशनरी थे, उन्होंने टास्क लिया कि वो कंट्री को रिपोर्ट करेंगे कि इंडिया में एजुकेशन प्रोसेस कैसा चल रहा है, एजुकेशनल प्रोग्रेस कैसी चल रही है. उन्होंने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बंगाल और बिहार का टूर किया और कम से कम 8 लाख पाठशाला उन्हें वहां पे मिली. ये इंस्टीट्यूशन बहुत छोटे थे और इसमें स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा थे. ये जो इंडियन पाठशाला थी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल थी, इनकी कोई फिक्स फीस नहीं थी जो स्टूडेंट से चार्ज करते थे. इन्हें कोई भी चीज या पढ़ने की कोई भी प्रिस्क्राइब बुक्स नहीं थी. उनके पास कोई एक्सक्लूसिव बिल्डिंग नहीं थी स्कूल की, ना ही कोई प्रॉपर स्पेशल सिटिंग अरेंजमेंट था. जो टीचर्स थे उनके वो ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल भी नहीं करते थे, ना ही वहां कोई एनुअल एग्जामिनेशन होता था. स्टूडेंट्स को उन अलग अलग ग्रुप्स में भी डिवाइड नहीं किया गया था उनकी एज या क्लास के अकॉर्डिंग. ये जो सिस्टम था वहां पे कोई अटेंडेंस लेने का भी सिस्टम नहीं था. जो क्लासेस थी वो ट्री के नीचे या विलेज के किसी कॉर्नर में होती थी. स्टूडेंट को कोई स्पेसिफाइड टाइम टेबल नहीं था, और जो टीचिंग थी वो एक वर्नाकुलर, उनकी लोकल भाषा जो वो बोलते थे उसमें ओरली दी जाती थी. जो स्टूडेंट थे वो एक साथ ग्रुप में बैठते थे और जो गुरु और टीचर होता था उनसे इंटरेक्ट करता था अलग अलग लेवल्स ऑफ लर्निंग पे. कभी कभी जो स्टूडेंट थे वो गुरु के घर भी जाते थे पढ़ने के लिए. जो गुरु थे वो फीस लेते थे उन स्टूडेंट से उनके पेरेंट्स की इनकम के अकॉर्डिंग. थस जो पुअर स्टूडेंट थे उन्हें कम फीस देनी पड़ती थी. जो विलियम एडम थे उन्होंने ऑब्जर्व करा जो रूरल टीचिंग में जो मेथड है पढ़ाने का, पाठशाला सिस्टम, वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है लोकल लोगों की जरूरत के हिसाब से. जो किसानों के बच्चे थे वो भी पाठशाला में पढ़ने आते थे और साथ साथ अपने पेरेंट्स की हेल्प भी करते थे हार्वेस्टिंग के सीजन में. इसीलिए अक्सर हार्वेस्टिंग के सीजन में पाठशाला बंद रहती थी. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज एजुकेशन इन इंडिया अंडर द ब्रिटिश. अभी हमने पढ़ा कि एजुकेशन ब्रिटिशर्स के आने से पहले कैसी थी. अब हम पढ़ेंगे कि एजुकेशन ब्रिटिशर्स के आने के बाद कैसी हो गई थी. जो इंग्लिश एजुकेशन थी उनसे इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में 18th सेंचुरी में चैरिटी स्कूल्स मद्रास में, कलकत्ता और बॉम्बे में. जो कंपनी थी उसने इन स्कूल्स को इनडायरेक्टली सपोर्ट करा और उसने कोई रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली एजुकेशन की इंडिया में 19th सेंचुरी तक. फिर उसके बाद 1830 में एक चार्टर एक्ट आया फंड्स को एलोकेट करने के लिए, जिससे एजुकेशन को इंडिया में एनकरेज किया गया. साथ साथ जो नेचर था मीडियम का इंस्ट्रक्शन का वो तब तक स्पेसिफाइड नहीं था कि किस लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ाया जाएगा. इसकी वजह से कुछ कन्फ्लिक्ट भी हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों में. थोड़ी सी बहस हुई एजुकेशन के सिस्टम को लेके, किस तरह का सिस्टम इंडिया में फॉलो अप होगा. एक ग्रुप जो था वो ये बिलीव करता था कि एजुकेशन उनकी अपनी भाषा में, उनकी अपनी लोकल भाषा में, जिस भाषा को वो जानते हैं उनकी मदर टंग में देनी चाहिए, लाइक संस्कृत, पर्शियन या अरबिक, जो वहां के नेटिव कस्टम और ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग हो. इस ग्रुप को कहा गया ओरिएंटलिस्ट, जो मानते थे कि उनको उनकी भाषा में ही एजुकेशन दी जाए. एक दूसरा ग्रुप था जिसे कहते थे एंग्लिसिस्ट. वो ये मानते थे कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो वेस्टर्न लोगों से आई है, तो इसीलिए उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज में ही उसको पढ़ाना चाहिए. 1783 में विलियम जॉन्स इंडिया आए. वो एक लिंग्विस्ट थे. लिंग्विस्ट वो होता है जो बहुत सारी लैंग्वेजेस जानता है, एक से ज्यादा लैंग्वेज. उन्होंने एशियन संस्कृत के टेक्स्ट
जो थे, जो संस्कृत की किताबें थी कानून पे, रिलीजन पे, फिलोसफी, पॉलिटिक्स और मेडिसिन पे, उसको पढ़ना शुरू करा। उन्होंने डिस्कवर करा कि ब्रिटेन से अलग यहाँ पे बहुत सारे एशियन कल्चर और लिटरेचर को भी उन्होंने पढ़ना शुरू करा। इसमें उन्होंने ब्रिटिश ऑफिशियल्स सच एज नथानियल हॉलहैट, हेनरी थॉमस कोलब्रुक इंक्लूडेड थे। बहुत सारे लोगों ने इन सारी चीजों को पढ़ना शुरू करा। जब वो इंडिया की एशियन नॉलेज को पढ़ने में बिजी थे, उन्होंने वो बहुत सारे इंडियन लैंग्वेजेस को भी सीख रहे थे ताकि वो इस इंडियन लिटरेरी वर्क को अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सके। और वो बहुत सारी चीजों को ट्रांसलेट करने में काबिल तारीफ भी हुए और काबिलियत से उसको ट्रांसलेट भी कर पाए। लाइक मैनी, उन्होंने बहुत सारी संस्कृत पर्शियन टेक्स्ट को इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया है। वो बिलीव करते कि जो ब्रिटिशर्स थे वो हेल्प करते थे ज्यादातर इंडियंस को अपनी कल्चरल हेरिटेज की, जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि अगर वो इस चीजों को इंग्लिश से, संस्कृत, पर्शियन और अरबिक से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे तो ब्रिटिशर्स को ज्यादा आसानी होगी इंडियन कल्चर को समझने में। साथ साथ वो इंडिया को दोबारा से रिडिस्कवर भी करना चाहते थे, जो उसकी कल्चर और ग्लोरी को वो खो चुके थे। कोलब्रुक के साथ साथ जो हॉलैंड और जॉन थे, उन्होंने एक एशियटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को फॉर्म किया 1784 में, और उसके साथ साथ उन्होंने एक जर्नल भी निकाला एशियटिक रिसर्चर्स। जो ओरिएंटलिस्ट थे, वो इंग्लिश ऑफिशियल्स जो थे इन ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो फेवर में थे ओरिएंटल लर्निंग में, ना कि वेस्टर्न एजुकेशन में। वॉरेन हेस्टिंग जो गवर्नर जनरल थे उस वक्त इंडिया के, उन्होंने भी ओरिएंटल लर्निंग को सपोर्ट करा कि उनको एजुकेशन उनकी ही लैंग्वेज में देनी चाहिए। इसलिए 1781 में उन्होंने एक मदरसा बनाया कलकत्ता में अरबिक, पर्शियन, इस्लामिक लॉ को प्रमोट करने के लिए। 1791 में उन्होंने हिंदू कॉलेज स्टैब्लिश करा बनारस में जोनाथन डंकन ने, जिससे वो एशियन संस्कृत टेक्स्ट को इनकरेज कर सके। फोर्ट विलियम कॉलेज को स्टैब्लिश किया गया 1800 में, ताकि पढ़ाने के लिए कंपनी ऑफिशियल्स को इंडियन लॉ, कस्टमर हिस्ट्री के बारे में, जिसकी वजह से जो नॉलेज थी इन फील्ड्स की, ऑफिशियल्स को वो कनेक्ट कर सके उनके सब्जेक्ट्स के साथ। सो ये वो लोग थे जो ओरिएंटलिस्ट को सपोर्ट करते थे। नेक्स्ट टॉपिक इज एंग्लिसिस्ट। 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में बहुत सारे इंग्लिश ऑफिशियल्स जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने ओरिएंटलिस्टिक व्यू पॉइंट को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। जेम्स मिल जैसे लोगों ने ओरिएंटलिस्ट को अटैक करा और ये कहा कि ब्रिटिशर्स को सिर्फ और सिर्फ टीच करना चाहिए इंडियन लोगों को वेस्टर्न साइंटिफिक वर्क और टेक्निकल एडवांसमेंट की ब्रिटिश के बारे में, ना कि उनकी पोइट्री और सेक्रेट लिटरेचर के बारे में। थॉमस बेगिंगटन मैकॉलो को जो था एक ओरिएंटल लर्नर माना जाता था, जो वो मानते थे ओरिएंटल लर्निंग जो है वो ज्यादा इंफीरियर है वेस्टर्न लर्निंग से। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोला कि वो अपने पैसे को बर्बाद ना करे एक ओरिएंटल लर्निंग देने के लिए। कम से कम 1 लाख रुपए का जो सम था 1 लाख रुपीस को एलोकेट किया गया चार्टर एक्ट 1813 के तहत सिर्फ एजुकेशन के पर्पस के लिए। इसके बीच में एक हीटेड डिबेट चलता रहा, एक बहस चलती रही ओरिएंटलिस्ट एग्नेसिस के बीच में। इस डिबेट को खत्म किया गया 1835 को, जिस वक्त गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक, जिन्होंने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पास किया गया, जिसमें एंग्लिसिस के बिलीफ को सपोर्ट किया गया गवर्नमेंट के साथ, और इसलिए वो लोगों को ये अनुमति दी गई कि अब सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही लोगों को पढ़ाया जाएगा। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो फंड्स थे वो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए इस्तेमाल के लिए नहीं दिए जाएंगे, बल्कि उसका एम होगा बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को पढ़ाना और हायर लर्निंग को प्रमोट करना। और 1844 में अनाउंस किया गया कि लोगों को इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाया जाएगा और ऐसे ही इंग्लिश मीडियम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को ही गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने गए। उन्होंने इंग्लिश मीडियम इंस्टीट्यूशन से ही पढ़ाई करनी शुरू करी। वुड्स डिस्पैच 1854 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने लंदन में उन्होंने एक एजुकेशन डिस्पैच भेजा गवर्नर जनरल इंडिया में, जिसको बोला वुड्स डिस्पैच। चार्ल्स वुड जो प्रेसिडेंट थे कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंपनी के उस वक्त, उन्होंने बोला कि जो आउटलाइन एजुकेशन पॉलिसी है जो इंडिया में फॉलो होनी चाहिए, उसमें हमें स्टैब्लिश करनी चाहिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को प्राइमरी लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी तक। उन्होंने बोला हमें इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को भी देखना चाहिए, जिसकी वजह से जो वेस्टर्न एजुकेशन के एम्फसाइज करती है ओरिएंटल लर्निंग को अपोज करने के लिए, ओरिएंटल लर्निंग के अगेंस्ट जाके। वुड डिस्पैच के अकॉर्डिंग अगर हम इंडियन लोगों को यूरोपियन वे ऑफ लाइफ इंट्रोड्यूस करेंगे, उन्हें सिखाएंगे यूरोपियन लोग कैसे लाइफ जीते हैं, तो ये उनकी मदद करेगा
जिसकी वजह से वो उन गुड्स को, उन चीजों को अप्रिशिएट करेंगे जो यूरोप में बनती हैं, और इस वजह से इंडिया में उन गुड्स की डिमांड होगी। ऐसा बोला गया कि जो यूरोपियन लर्निंग है वो एक तरह से सिविल सर्वेंट्स दे पाएगी कंपनी को इंडिया में रहते हुए, जिससे वो उनके ऊपर ट्रस्ट कर पाएंगे और रिलाई कर पाएंगे। जो वुड डिस्पैच के इनिशिएटर्स थे उन्होंने विश करा इस वेस्टर्न कल्चर को इंडिया में प्रमोट करने की वुड डिस्पैच के जरिए। वुड डिस्पैच के जो मेन फीचर्स थे वो ये थे, जो स्टेट्स थे उन्हें पता था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट्स स्टेट्स के अंदर बनाए गए, हर स्टेट्स, हर प्रेसिडेंसी के अंदर, मतलब बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा के अंदर यूनिवर्सिटी बनाई गई। जो गवर्नमेंट थी वो उन्हें ग्रांट देती थी प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस को, जिससे वो अपना काम चला सके। जो इंडियन एजुकेशन सर्विस थी उसे भी इंट्रोड्यूस किया गया, एक न्यू सर्विस थी जिसमें क्वालिफाइड टीचर्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए ऑल ओवर इंडिया उन्हें रिक्रूट करे जाने लगा, उन्हें भेजा जाने लगा। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एटलीस्ट एक गवर्नमेंट स्कूल होता था बच्चों के लिए। नेक्स्ट, इंग्लिश जो था वो एक मीडियम बना दिया गया टीचिंग का, साथ साथ लोकल लैंग्वेजेस भी उन्हें पढ़ाई जाने लगी बच्चों को स्कूल और कॉलेज दोनों लेवल पे, ताकि वो इंग्लिश भी सीखें लेकिन अपनी लैंग्वेज से भी वो दूर ना हो सके। नेक्स्ट टॉपिक जो है ये रोल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, हमें इसे नहीं पढ़ना। इफेक्ट्स ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, ये भी हमें नहीं पढ़ना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे नेशनल एजुकेशन। 19वीं सेंचुरी में जो इंडियन थिंकर्स थे और रिफॉर्मर्स थे उन्होंने अपनी व्यूज अलग अलग पार्ट्स में कंट्री के देना शुरू करी। उनका मेन कंसर्न था कि जो एजुकेशन लोगों, कॉमन लोगों में जो फैल रही है, कुछ ने ये व्यू दी कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो मॉडर्न इंडिया बना रही है, और उन्होंने बोला कि हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए वेरियस स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज खोलने के लिए, साथ साथ उन्हें फाइनेंशियल ग्रांट भी देते हैं। जो नेशनल एजुकेशन मूवमेंट था वो एक तरीके से एक प्रोटेस्ट हो गया रिप्रेसिव मेजर्स की तरफ ब्रिटिश के। सतीश चंद्र मुखर्जी जो पार्ट थे नेशनल एजुकेशन ऑफ इंडिया के, उन्होंने फाउंड करा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 1906 में। जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो एनसीई था उसका मेन एम था एजुकेशन प्रमोट करना, लेकिन लोगों की लोकल भाषा में, ताकि वो उनके लिए ज्यादा इजी हो सके, और इंग्लिश को सिर्फ उन्हें पढ़ाना। ये कॉन्सेप्ट जो था नेशनल एजुकेशन का, इससे इन्फ्लुएंस होकर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस फॉर्म किए गए, जैसे कि जामिया मिलिया इस्लामिया और काशी विद्यापीठ। जो हमारे नेक्स्ट रिफॉर्मर थे जिन्होंने एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन की फील्ड में बहुत सारा वर्क करा, वो थे हमारे नेक्स्ट महात्मा गांधी। जो महात्मा गांधी है वो वेस्टर्न एजुकेशन के बिल्कुल अगेंस्ट थे। उन्होंने बोला कि वेस्टर्न एजुकेशन हमारे अंदर एक इंफीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स देती है, हमारे अंदर एक सेंस देती है कि हम उनसे कम हैं। उन्होंने ये फील किया कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो इंडियंस को गुलाम बना रही है और ब्रिटिश के रूल को अप्रिशिएट कर रही है जो वेस्ट से आ रहा है। वो एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहते थे जो इंडियंस को अलग करने की जगह उनको उनके कल्चर और हेरिटेज के ऊपर गर्व महसूस कराए। गांधी जी चाहते जो इंडियन लैंग्वेज हो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो, ना कि इंग्लिश। उन्हें एक लगता था कि इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है और इसकी वजह से इंडियंस अपनी लैंग्वेजेस से दूर हो जाएंगे और वो अपने ही देश में एक अजनबी हो जाएंगे। उन्होंने ये व्यू बोला कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो सिर्फ इंसान को पढ़ा लिखा बना रही है, लिखने और पढ़ने लायक बना रही है, लेकिन उन्हें कोई नॉलेज नहीं दे रही है। ये ज्यादा वैल्यू टेक्स्ट बुक लर्निंग पे देती है, ना कि इंसान के एक्सपीरियंस पे। उन्होंने ये भी चाहा कि जो एजुकेशन सिस्टम हो वो एक ऐसा हो जहां पे इंसान को नॉलेज मिले, साथ साथ वो स्पिरिचुअली, धार्मिक रूप पे भी डेवलप हो सके। वो चाहते थे कि स्टूडेंट एक नई कला सीखें, क्राफ्ट सीखें जो उनका फायदा करे। उनके इस आइडिया की वजह से जो इंपॉर्टेंस थी माइंड, बॉडी और सोल को दी गई और इसे कहा गया नई तालीम या न्यू एजुकेशन प्रोग्राम। एंड नेक्स्ट रिफॉर्मर इज रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट सेटअप करा, विश्व भारती शांति निकेतन अबॉर्ड ऑफ पीस 1901 कैलकाटा में, जिसे आज हम कोलकाता कहते हैं। उन्होंने एक रूरल सेटिंग को चूज करा। उन्होंने कम से कम 100 किलोमीटर दूर कैलकाटा से एक इंस्टीट्यूशन बनाया। वो बिलीव करते कि जो क्रिएटिव लर्निंग है वो ज्यादा इंकरेज होती है नेचुरल एनवायरनमेंट में। उन्होंने क्लासरूम की जगह क्लासेस को खुले मैदान में लेना शुरू करा, जिससे बच्चे नेचर से कनेक्ट कर पाए। और इस स्ट्रिक्ट रोड को लेके जो लर्निंग करिकुलम था ब्रिटिश सिस्टम का, उन्होंने बोला कि उसमें भी ये क्रिएटिविटी एनकरेज की जाती है। फाइन आर्ट, म्यूजिक एंड डांस को भी इंपॉर्टेंस दी गई। टैगोर ये बिलीव करते कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है स्कूल का वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है और डिसिप्लिन है, जिससे बच्चों की क्रिएटिविटी मर जाती है। वो चाहते थे कि टीचर्स थोड़े इमेजिनेटिव हों, अंडरस्टैंड करने वाले हों, जिससे वो बच्चे की अंदर की जो क्यूरियोसिटी है उसको डेवलप कर सके।
गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर दोनों के जो व्यूज थे एजुकेशन को लेके वो सिमिलर थी, लेकिन एक पॉइंट पे डिफरेंट भी थे। जहां गांधी जी समझते थे कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, लेकिन टैगोर चाहते थे कि मॉडर्न और वेस्टर्न सिविलाइजेशन को इंडियन सिविलाइजेशन के साथ मिला के एक बेस्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा। साथ साथ म्यूजिक, डांस और फाइन आर्ट्स, टीचिंग ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी टैगोर एनकरेज करते थे, जो महात्मा गांधी नहीं करते थे। नेक्स्ट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर कि एजुकेशन का एक बहुत गहरा असर होता है लोगों पे। इससे एक ग्रोथ होती है नेशनलिज्म की, जिससे लोग डेमोक्रेसी, फ्रीडम और सेल्फ रूल के आइडियाज को समझ पाते हैं। बहुत सारे रिफॉर्मर्स, थिंकर्स ने अलग अलग तरीके से सोचना शुरू करा कि नेशनल एजुकेशन सिस्टम हमारी कंट्री का कैसे अलग हो सकता है। कुछ लोग बहुत सारे चेंजेस करना चाहते थे इन सिस्टम में, जो ब्रिटिशर्स ने एक लार्जर सेक्शन में करे भी, लेकिन कुछ लोग अलग एजुकेशन सिस्टम चाहते थे जो लोगों को उनके कल्चर से जोड़े रखे और एजुकेशन इंडिया में धीरे धीरे इवॉल्व होती रहे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नाउ वी विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। सो फर्स्टली विल डू द टिक द करेक्ट ऑफ दिस चैप्टर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज Our first question is Woods Dispatch was passed in. Woods Dispatch किस ईयर में पास हुआ था? 1854. Next question is the Mohammedan Anglo-Oriental College was started by Mohammedan Anglo-Oriental College किसने शुरू किया था? सर सैयद अहमद खान. Next question is the creator of the concept of नई तालीम was. नई तालीम का कॉन्सेप्ट किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी. नेक्स्ट इज आफ्टर अराइविंग इन इंडिया विलियम जोन्स बिगेन स्टडिंग. इंडिया में आने के बाद विलियम जोन्स ने क्या पढ़ना शुरू कर दिया था? संस्कृत. नेक्स्ट इज द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट वाज पास्ड बाय. इंग्लिश एजुकेशन एक्ट को किसने पास किया था? विलियम बेंटिक. Our first blank is dash set up the dash in 1864 to translate scientific works in Urdu. इसके फर्स्ट ब्लैंक में आएगा कि 1864 में किसने साइंटिफिक वर्क को उर्दू में ट्रांसलेट करने के लिए एक सोसाइटी सेटअप करी थी? तो इसके फर्स्ट में आएगा सर सैयद अहमद खान, सेकंड में आएगा साइंटिफिक सोसाइटी. नेक्स्ट इज भीमराव अंबेडकर वो पेट्रोनाइज्ड बाय. भीमराव अंबेडकर को किसने पेट्रोनाइज किया था? महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ ने. द थर्ड क्वेश्चन इज द डैश सेट अपार्ट अ सम ऑफ 1 लाख फॉर एजुकेशनल पर्पस इन इंडिया. किस एक्ट के तहत 1 लाख रुपए एजुकेशनल पर्पस के लिए इंडिया में दिए जाने लगे? इसका आंसर है द चार्टर एक्ट ऑफ 1813. फोर्थ इज द इंस्टीट्यूट ऑफ डैश वाज एस्टैब्लिश इन 1901 एट शांति निकेतन. इसमें आएगा विश्वा भारती. VISVA विश्वा भारती. BHARATI भारती 1901. फिफ्थ इज डैश फॉर द जर्नल स्टार्टेड बाय एशियन सोसाइटी ऑफ बंगाल. एशियन सोसाइटी ऑफ बंगाल ने कौन सी जर्नल निकाली थी? एशियाटिक रिसर्चेस. नेक्स्ट इज वन वर्ड आंसर. तो इसमें आपको वन वर्ड में आंसर देने. द ग्रुप विच फेवर्ड वेस्टर्न लर्निंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. किस ग्रुप ने फेवर किया था कि हमें एजुकेशन इंग्लिश लैंग्वेज में देनी चाहिए? इसका आंसर आएगा एंग्लिसिस्ट. नेक्स्ट इज द एक्ट विच स्टेटेड दैट इंग्लिश एंड वेस्टर्न लर्निंग वाज हेंसफोर्थ टू बी इनकरेज बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया. किस एक्ट के तहत इंग्लिश और वेस्टर्न लर्निंग ब्रिटिशर्स ने एनकरेज करी थी? इसका आंसर आएगा इंग्लिश एजुकेशन एक्ट. थर्ड इज द फाउंडर ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल. एशियन सोसाइटी ऑफ बंगाल को किसने फाउंड किया था? कॉल ब्रूक एंड हॉल हेड ने. फोर्थ इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीई. एनसीई की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन. नाउ वी विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज विलियम एडम? व्हाट जॉब वाज ही गिवन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट? विलियम एडम कौन था और ब्रिटिश सरकार द्वारा उसे क्या जॉब दी गई थी? इसके आंसर के लिए आइए पेज नंबर 56 पर. पेज नंबर 56 पे यहाँ इस बॉक्स के नीचे फर्स्ट लाइन में इन द 1830s से लेके फोर्थ लाइन में इंडिजिनस स्कूल्स तक, ये है आपका आंसर नंबर डी का 1. Our next question is why were institutions such as Hindu College, Fort William College, etc. set up? हिंदू कॉलेज और फोर्ट विलियम कॉलेज जैसे इंस्टीट्यूशंस को क्यों बनाया गया था? इसका आंसर है पेज नंबर 57 पर. पेज नंबर 57 पे यहाँ आपका इसके सामने इसकी 1, 2, 3, 4 5th लाइन में इन 1791 से लेके लास्ट तक सब्जेक्ट्स तक, ये है आपका आंसर नंबर डी का 2. And next question is what was the English Education Act? When and by whom was it passed? English Education Act क्या था, कब और किसके द्वारा इसे पास किया गया? इसका आंसर है पेज नंबर 61 पे. पेज नंबर 61 पे रिकैप का जो फोर्थ पॉइंट है वो है आपका आंसर नंबर डी का 3. नेक्स्ट
ई का फर्स्ट हम नहीं करेंगे, ई का सेकंड है हु वॉज द वुड्स डिस्पैच डिस्कस। वुड डिस्पैच कौन था, डिस्कस कीजिए। इसका आंसर है पेज नंबर 57, पेज नंबर 57 पर। पेज नंबर 57 पे जहां आपका वुड डिस्पैच लिखा है, वुड डिस्पैच की फर्स्ट लाइन में इन 1854 से लेके इसकी 14th लाइन में लिखा है लेवल, यहां तक है आपका आंसर नंबर ई का 2। हमारा थर्ड क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान पे एक नोट लिखिए। इसका आंसर है पेज नंबर 60 पर। पेज नंबर 60 पर जहां लिखा है केस स्टडी, वहां पे इसकी फर्स्ट लाइन में सर सैयद अहमद खान से लेके इसकी सेकंड पैरा की थर्ड लाइन में एमयू एट अलीगढ़ तक, यह है आपका आंसर नंबर ई का 3। आंसर नंबर ई का 4 है डिस्कस द रोल ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ बड़ौदा इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। प्रिंसली स्टेट जो था बड़ौदा का, उसमें एजुकेशन में उसका क्या योगदान रहा, इसको हम पढ़ेंगे पेज नंबर 60 पे। इसका आंसर है पेज नंबर 60 पर। पेज नंबर 60 पे लास्ट में आपको एक हेडिंग दे रखी है एजुकेशन इन बड़ौदा, इसकी फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन तक है आपका आंसर नंबर ई का 4। सो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। इस चैप्टर में आपको कॉपी में क्वेश्चन नंबर डी का 1, 2, 3 करना है एंड क्वेश्चन नंबर ई का 2, 3 एंड 4 करना है। बाकी इसके फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट और 1 वर्ड आपको बुक में ही करने हैं, कॉपी में नहीं करने हैं। So please take out your diaries and write down your diaries कि complete lesson number 7 of history in your copies. Inshallah we will meet in the next class. Till then, Allah Hafiz, take care.